चिंतन के चिंता करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि केवल चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंतन करना चाहिए। और चिंता है इसलिए चिंतन कर रहे हैं, इसमें भी कुछ अर्थ हैं। बिना चिंता के चिंतन तो हमारा बौद्धिक विलास होता है, आनंद आता है, परंतु चिंता के साथ चिंतन ये तो किसी न किसी समस्या का निराकरण करने के लिए होता है, इसलिए उसका एक व्यावहारिक उपयोगिता बहुत अधिक होती है। तो हम चिंता और चिंतन दोनों कर रहे हैं। उसमें जरा एक विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में सबसे अधिक बोलना मेरा ही हो जाए तो भी हम सब लोगों का मुझे स्मरण नहीं है, परंतु आईआईटी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट इस देश में चले हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसे ये शिक्षा संस्थान माने जाते हैं, वो है भी। और केवल ज्ञान क्षेत्र में प्रतिष्ठा है ऐसा नहीं है, अरबों रुपये उसके पीछे खर्च होते हैं। उसमें प्राध्यापक होना, शोध कार्य करना, ये तो बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। उसमें पास आउट होना वो तो है, आईआईटीएन है, बाप रे, आईआईएम में पढ़े हैं तो ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, कल्चरल रिसर्च, ऐसी सारी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित ऐसी शोध क्षेत्र की भी संस्थाएं हैं। अब थोड़ी कल्पना करके देखिए, आईआईटी का उदाहरण लेते हैं। आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे एक दूसरा आईआईटीई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। इसको यदि ऐसा बोला कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टीचर एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, तो क्या अंतर होगा? संक्षेप अक्षर तो वही रहेंगे, आईआईटी ही रहेगा, आईआईएम ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन इम्प्लाइड होगा, क्या संकेत होगा इसका, इसके ऊपर क्षण भर विचार करके फिर बताइए कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या अंतर संकेतित है। तो ये इंस्टीट्यूट इसमें टेक्नोलॉजी पहले आता है कि इंडियन टेक्नोलॉजी पहले आता है? वो अंतर है। वो टेक्नोलॉजी इंडिया में पढ़ा रहे हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उसका इंस्टीट्यूट है। ये अंतर है। और आगे बताइए, बाकी लोग भी बताइए। तो भारतीय दृष्टि में जी, मैं जैसे एक लास्ट सेंटेंस का एक रूप में था, एक दृष्टि को प्रतिपादित कर रहा है और दूसरा स्थान को प्रतिपादित कर रहा है, ऐसा।
ये अमेरिका की तर्ज पर MIT जैसे है, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी परंपरा बहुत प्राचीन ही है। हमारे यहाँ विद्यापीठों के नाम स्थान से ही होते थे, जैसे तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ, कांची विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तो नाम से ही, स्थान से ही होते थे। ऐसे ये स्थान से ही है इंडियन इंस्टीट्यूट। आगे बोलिए। और जी, मैं संकेत, हाँ हाँ, विश्वक से वही बता रहा था कि जो दृष्टि है, भारतीय जीवन दृष्टि है, उसी को लेके जो हमारी टेक्नोलॉजीज थी, हाँ विज्ञान के क्षेत्र में या तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में, वही या प्रबंधन के हिसाब से जो थे, वही उनके इन इंस्टीट्यूट्स के मूलधार होना चाहिए। और जैसे हम आत्मवादी और अनात्मवादी की बात रखते हैं टेक्नोलॉजिकल, तो वो उसमें पढ़ाया जाना चाहिए और उसमें आगे शोध अनुसंधान होना चाहिए, बिल्कुल ना सही। कि बाहर के इंस्टीट्यूट के मॉडल में। अभी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो बड़े-बड़े पृथ्वी में हैं, उसका ब्रांचेस खुल रहा है भारत में, भारत सरकार उसको बढ़ावा दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ मान लीजिए ऑक्सफोर्ड का या कैम्ब्रिज का या ऐसे-ऐसे शाखाएं हो रही हैं, शाखाएं भारत में खुल रहे हैं। जी भाई, ये रेप्लिका तो जो भी खुले हैं, हमने पहले से ही रेप्लिका ही खोले हैं। अब मूल रूप से ही उन्हीं सबको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। विचारधारा और सिद्धांत का तो सीधा सीधा अंतर है ही, पर जो जैसे आपने कहा कि हमारे वालों की वल्लभी हो गए, विक्रमशिला हो गए, तो हमने इनकी मूल भावना को पकड़ के युगानुकूल करके उस समय की रिप्लिका हम खुद विकसित नहीं कर रहे हैं। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। वरन ये जो दोनों है, पहले पश्चिम में थे उसकी रिप्लिका बनाई और पश्चिम वाले अब सीधे सीधे ही हम लेकर के आ रहे हैं। तो हमें अपने वाला ही समझ के, अपने वाला ही करके उसी को यहाँ पर युगानुकूल प्रस्तुतिकरण होगा। हाँ 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 जी। श्रीनिवास अन्ना। हाँ ताई, मैं थोड़ा ट्रीटमेंट में हूँ। बात इतना ही है जो एक मनोज जी ने कहा, वो ठीक है, एक स्थान का है, एक दृष्टि का है। और हमारा तो पूरा उद्देश्य हमारा दृष्टि का अनुसार हमारा सारी संस्थाएं होना चाहिए। इसी दृष्टि से हमारा काम होना चाहिए। जी हाँ, लता। इसी में सब पॉइंट आ गया मेरा। जी इसीलिए सबसे पहले बोलने का ले लेना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी हमें चिंता और चिंतन की बात ये है कि पहली बात तो ये है कि भारत के ज्ञान क्षेत्र में इंडियन टेक्नोलॉजी जैसा एक बहुत बड़ा विषय अस्तित्व में है, इसकी स्वीकृति सबसे पहले तो होनी चाहिए। क्योंकि भारत का पढ़े लिखे लोगों का मानस ऐसा है कि भारत में टेक्नोलॉजी नहीं है। और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस रूप की टेक्नोलॉजी का उद्गम हुआ है, वही प्रारंभ है। विश्व में टेक्नोलॉजी का प्रारंभ तो वही से हुआ है, और इसलिए वही वहां जो हुआ उसी को यहाँ हमको लाना चाहिए। तो पहला जो फ्लॉ है, सबसे बड़ा दोष है कि भारत में टेक्नोलॉजी है, इसका ही स्वीकार नहीं हो रहा है। तो पहले तो इसकी स्थापना करना कि इंडियन टेक्नोलॉजी जैसा विषय है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत दीर्घ काल से प्रचलन में है और बहुत उपयोगी है। ये पहला स्थापित करना, ये पहला हुआ। दूसरा,
आज मैं टेक्नोलॉजी का उदाहरण दे रही हूँ, बाकी सारे मैनेजमेंट है, कल्चरल साइंस है, ये सारी बातें इसी एक सिद्धांत पर समझी जा सकती हैं। कि दूसरी बात है, देश के अरबों रुपये इसके पीछे खर्च होते हैं। संस्थानों का बजट, संस्थानों के लिए भूमि का आवंटन, संस्थानों के लिए जो सुविधाएं, ये जो सारी बातें हैं, और फिर उसकी रिसर्च और उसमें लगा मनुष्य बल, ये सारा देखेंगे तो अरबों रुपये एक एक संस्थान के लिए खर्च होते हैं। उसका 100वां भाग भी यदि इंडियन टेक्नोलॉजी के पीछे खर्च होगा तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इतनी अधिक सुविधाएं नहीं चाहिए, इतने अधिक लोग नहीं चाहिए, तो भी रिसर्च के मामले में भी इससे 10 गुना अधिक काम होगा। इस प्रोपोजिशन को पहले एस्टैब्लिश करना चाहिए कि ये अरबों रुपये यदि यूरोपीय टेक्नोलॉजी के लिए खर्च हो रहे हैं, तो हम करोड़ों रुपयों में भारतीय टेक्नोलॉजी को पुनः जागृत भी कर सकते, माने जिंदा भी कर सकते हैं, उपयोग में भी ला सकते हैं, और प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का एक बहुत बड़ा साधन, स्रोत हम खोल सकते हैं। ये पहले हमको स्थापित करना चाहिए, सिद्धांत में स्थापित करना चाहिए, व्यवहार में स्थापित करना, ये ऐसा होगा। तो अब ये स्थापित कैसे होगा, ये बड़ा मामला तो कठिन है कि स्थापित कैसे होगा। तो सबसे पहला है भारतीय टेक्नोलॉजी के उदाहरणों का केवल संकलन ही करो कि भारतीय टेक्नोलॉजी के नमूने क्या हैं, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमको अब तो धीरे धीरे हमको 2, 5, 10 का पता चलता है, मालूम है कि भारत में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित स्वरूप में थी। उसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, परंतु इसमें भी अनुपात तो ऐसा ही है कि हमें यदि 10 का पता है तो समझ लो कि ये 1000 से भी अधिक है, इतना 100 गुना अधिक, 200 गुना अधिक ऐसे उदाहरण हमें भारतीय टेक्नोलॉजी के मिल जाएंगे। तीसरी बात है, डॉक्यूमेंट सहित, पूरा प्रमाणों सहित आज जो प्रचलन में नहीं है, ऐसे उदाहरण हमें इतिहास के ग्रंथों से मिलेंगे। हमारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसका स्वीकार नहीं है और उसकी समझ नहीं है। ये तो हमारा बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारा मनोवैज्ञानिक प्रश्न, समस्या ये है कि हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, मानते ही नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते। अन्यथा आज भी जो आज अस्तित्व में नहीं है, लुप्त हो गया है, ऐसा टेक्नोलॉजी का विश्व हमारे सामने प्रमाणों सहित प्रस्तुत होगा। देश के अनेक म्यूजियम्स देखेंगे तो इसके नमूने मिलेंगे हमको, देश के अनेक दस्तावेज देखेंगे तो इसके बारे में लिखित सामग्री हमको मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट इसका हो सकता है कि भारतीय टेक्नोलॉजी के नमूने, भारतीय टेक्नोलॉजी की जानकारी और उसका इतिहास और उससे प्राप्त होने वाली समृद्धि हम प्रस्तुत कर सके। ये तो है, ऑलरेडी है, नए से तो कुछ नहीं करना है, जो है उसका संकलन करना। दूसरा, हमको इतना सारा मिलेगा जो प्राचीन काल से शुरू होकर आज भी उपयोग में है, ऐसे टेक्नोलॉजी के नमूने भी हमको मिल सकते हैं। हाँ, हमने उसको टेक्नोलॉजी के नमूने मानना चाहिए,
हमारी परिभाषाएं ही बदल जाएंगी तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु उसका होगा। तो ये एक पूरा एक विभाग होगा, मैंने ये पूरा क्षेत्र है हमारे सामने। ये भारतीय टेक्नोलॉजी के नमूने संकलित करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसको विविध मंचों पर विविध क्षेत्रों में प्रस्तुत करना। ये क्यों करना? ये केस सिद्ध करने के लिए या हमारा हमारा दावा प्रस्तुत करने के लिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी लॉजिक से कि अगर 10वां भाग भी बजट का इसके पीछे देंगे तो और अभी हम इसमें रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशंस कर सकते हैं। ये तो दूसरा हिस्सा हुआ। तीसरा, इंडियन टेक्नोलॉजी के मूल सिद्धांत समझना। वो जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो तो यही है, किस सिद्धांत के आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास होता है। हम टेक्नोलॉजी को डिनाई नहीं करते। जब हम टेक्नोलॉजी माने यंत्रों का विरोध करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है, उसके पीछे जो दृष्टि है, सिद्धांत है, उसका विरोध है। और क्यों विरोध है इसका प्रतिपादन करना। तो सिद्धांत क्या है भारतीय टेक्नोलॉजी का, उस सिद्धांत के अनुसार परंपरा क्या रही है, उस सिद्धांत के आधार पर विधि निषेध क्या रहे कि ये नहीं होगा और ये होगा, ये क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो शास्त्र है उसको प्रस्तुत करना, ये सबसे अहम बात है। ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप अरबों रुपये खर्च करके पर्यावरण के लिए हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, संस्कृति का विनाशक, समृद्धि का विनाशक और स्वतंत्रता को का नाश करने वाला ऐसा कोई ज्ञान प्रमोट नहीं कर सकते। ये सिद्धांत हुआ, ये शास्त्र हुआ, टेक्नोलॉजी का शास्त्र। मैंने टेक्नोलॉजी की भारतीय दृष्टि जो अभी विश्वक्सेन जी ने कहा वो, तो ये तीसरी बात हुई। इन तीनों के आधार पर इस इंस्टीट्यूट को खड़ा होना और फिर इसका रीच जो है वो 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना, इस रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी काम करेगा। तो फिर हमारी प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी, समृद्धि कैसी होगी, कितने आर्थिक प्रश्न इससे सुलझ जाएंगे और एबंडेंस, इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस कैसे होगा, पर्यावरण से संबंधित कितने प्रश्न सुलझ जाएंगे, निर्माण ही नहीं होंगे और सुलझ भी जाएंगे तो मनुष्य को काम मिलेगा, बेरोजगारी के प्रश्न कितने सुलझ जाएंगे। और जो अनुत्पादक इकोनॉमी है, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी, सुडो इकोनॉमी, आभासी अर्थतंत्र और आभासी विकास, ये सारी बातों का हल कैसे होगा, इस रूप में इस विषय का विस्तार करना चाहिए, प्रस्तुति करनी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी नाम का असुर, इसका आतंकवाद ही है, उसकी बहुत बड़ी सेना है। इसको हमने किस प्रकार से प्रतिकार करना इस असुर का, इसका एक भाग होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी की संकल्पना, इसको प्रस्तुत करना। ये बहुत बड़ा काम होगा। अब यहाँ रुकते हैं। अब आप बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ताई नमस्ते। हाँ जी। एक बार ब्रिजेंद्र पांडे जी जब आए थे वो बोल रहे थे
अभी हम साइंस जो बोल रहे हैं उनका हम्म, सक्सेस ही उनका फेल्यूर है। बिल्कुल। एक प्रयोग होता है वो सक्सेस होता है, वो बाकी सब कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर नहीं होता है, एक के ऊपर काम करते हैं, तो ये फेल्यूर होगा अगले मॉडल तैयार करना। तो आज का मोबाइल कल के लिए वो आउटडेटेड होगा, आउटडेटेड। हाँ। तो इसका सक्सेस ही इसका फेल्यूर है। तो ऐसे फेल्यूर मॉडल हम चेन के तरह क्रिएट करते जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये इसको तो हम रैकेट ही कह सकते हैं। रैकेट माने षड्यंत्र ही कह सकते हैं। और इसको भारतीय दृष्टि से ही हम इसको एक्सपोज भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। परंतु जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसके शिकार होते रहेंगे। और हमारे अरे नया लो भाई, ये क्या एक ही एक करते, इस रूप में तो इसका स्वीकार करते हैं, इस विनाशक मॉडल का। कितना दुनिया आगे बढ़ रही है, मैंने क्या नए नए मॉडल आ रहे हैं, ये आगे बढ़ रही है कि सारा हमारे रिसोर्सेस नष्ट हो रहे हैं और हमारी बुद्धि भी तो नष्ट हो रही है। तो शाश्वत क्या, टिकाऊ क्या, प्रासंगिक क्या, इस बात का हमें कोई विवेक नहीं रहता। ऐसा तो हम इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरा इंटेलेक्ट के क्षेत्र में, अभी परसों ही मैंने कहा, ये बुद्धि का मामला है भाई। बुद्धि से बुद्धि को विकसित करो, बुद्धि को विशाल बनाओ, बुद्धि को जरा आकलन करने वाली बनाओ, तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं हमको समझ में आएंगी। नहीं तो दायरे में ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे फिर। तो ये बुद्धि की बात हुई, बुद्धि के क्षेत्र की। हम आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ताई, जो इसमें इंटेंट है, जो हम भारतीय विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, या तो ये जो इंटेंट है, एक लेवल पे ये इंटेंट बहुत अच्छे से, जब हम नाम बदलते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, ये एकदम से सामने आता है, एकदम से सामने आता है। लेकिन वो जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि मैंने एक तो समझाना है किसी को, दूसरा नाम से ही हमको पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आज की इंडियन टेक्नोलॉजी भी मैंने पाश्चात्य इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है। तो इसको हमको किस तरह से इसको जो है, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं ये पता चले, ऐसा भी हमको कुछ सोचना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे क्या हम इसको इंडियन टेक्नोलॉजी की बजाय धार्मिक टेक्नोलॉजी कहें, या मैंने कुछ जिससे हमको ये पता चले कि हम कह क्या रहे हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी मैंने आज तो पाश्चात्य, हम तो कॉम्पीट कर रहे हैं। मैं ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म है ह्यूमन टेक्नोलॉजी। हमको धार्मिक भी नहीं, चलो ह्यूमन टेक्नोलॉजी, इसको कौन मना करेगा। वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। नाउ एक्सप्लेन, नाउ रेफ्यूट। आप क्या नहीं चाहते क्या ह्यूमन टेक्नोलॉजी होना चाहिए? कोई नहीं कह सकता कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, कोई कह ही नहीं सकता। कोई कहेगा कि ह्यूमन नहीं होना चाहिए तो वो तो चर्चा के दायरे से बाहर हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन कंसिडरेशन इतना चला है, तभी ह्यूमन टेक्नोलॉजी बोलो तो सब हो जाएगा। हाँ, धार्मिक बोलो तो फिर आपको धार्मिक टर्म इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करो, उसमें भी कोई हानि नहीं है। नहीं था इसमें, जैसे ह्यूमन मैंने अलग अलग विचार आते हैं जब अलग अलग नाम सुनते हैं, है ना। तो जैसे हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो इज ह्यूमन इन द सेंटर,
एक्चुअली ये तो पाश्चात्य दृष्टि है कि आई एम इन द सेंटर, एवरीथिंग इज अराउंड मी, है ना। तो ये तो पाश्चात्य दृष्टि ही है। अभी इसमें तो ह्यूमन तो सेंटर में नहीं है, ह्यूमन तो कहीं भी सेंटर में नहीं है ना। हम ये तो बोलते ही हैं कि माने अगर यहाँ से कीड़े मकोड़े चले गए तो ह्यूमन की पूरी प्रजाति हो जाएगी, ह्यूमन चले गए तो पूरी पृथ्वी तो फ्लरिश करेगी। तो ह्यूमन तो सेंटर में है ही नहीं। तो और धार्मिक भी बोलेंगे तो भी मैंने कंट्रोवर्सीज तो खड़े होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नामकरण हो, सबसे पहले तो नामकरण में वो प्रतिपादित हो कि ये हम कह क्या रहे हैं। और हाँ, और दूसरा जो हमने अभी अपना चिंतन सत्र शुरू किए हैं, जैसे राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र शुरू किया, तो ये राम विद्यापीठ की एक ब्रांच है, एक संकाय है, एक डिपार्टमेंट है, या ये माने ये संकल्पना में ये एक माने वो ठीक है कि वो वहां से प्रेरणा लेगा और वो सब ठीक है, लेकिन क्या ये अपने आप में एक अलग संकल्पना है या ये एक संकाय है राम विद्यापीठ की? हाँ, ये स्पष्ट करना होता है। तो हम जब नाम देते हैं तो फिर तो भारतीय टेक्नोलॉजी ही सबसे अच्छा नाम है, उसको एक्सप्लेन करो। हम हमेशा टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करते ही हैं, तो एक्सप्लेन करो कि वी डू नॉट एक्सक्लूड यूरोप, वी डू नॉट एक्सक्लूड अमेरिका, वो सारा विश्व इसका लाभार्थी तो होगा, परंतु दृष्टि भारतीय होगी। फिर दो दृष्टियों का अंतर, ये सब तो सारे विषय इसमें आएंगे कि व्हाट इज एम्प्लॉयड बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। इंडियन इस शब्द से क्या अभिप्रेत है वो तो इसमें आएगा। वो तो कोई भी शब्द आप प्रयोग करो तो भी ध्यान में आएगा ही। ह्यूमन बोलो तो भी, धार्मिक बोलो तो भी, कल्चरल बोलो तो भी, माने एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो विवाद नहीं खड़ा करेगा या अस्पष्टता नहीं निर्माण करेगा। इसलिए स्पष्टता करना ये तो आवश्यक रहेगा कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ताई, जब हम ये विद्वत गोष्ठी करते हैं, ऐसा हमको ऐसा विषय लेकर ये सब IISc और IIT और ये सब लोगों को इसके लिए फोकस्ड काम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैंने इन्होंने हाँ बोलिए। आज की परिभाषा में है ये कि ये सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, जैसे ये सस्टेनेबल वाला बहुत यूज होता है। जैसे हमारे त्रिवर्ग पुरुषार्थ है, वैसे ही हम बोल सकते हैं कि ये त्रिवर्ग विज्ञान और त्रिवर्ग तंत्र ज्ञान। तो जो व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, ये तीनों के साथ कनेक्टेड हो और इन तीनों को सस्टेन करके रखे। तो ये त्रिवर्ग ज्ञान और तंत्र ज्ञान और विज्ञान, ये हमारा फ्रेमवर्क हो सकता है। फ्रेमवर्क। और एक अच्छा शब्द है सस्टेनेबल के स्थान पर इंटीग्रल टेक्नोलॉजी। माने उसमें व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि सब आ जाएगा। और इधर धर्म, अर्थ, काम ये भी आ जाएगा। समष्टि में पूरा जो पूरा विश्व में। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIIT। हाँ, वो क्या है? III किसके लिए है? नहीं ताई, मैं तो ऐसे ही बोला कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल इंडियन टेक्नोलॉजीज। मुझे अभी लगा जब आप बोल रहे थे और विश्वक्सेन जी बोल रहे थे कि ये इंटीग्रल शब्द बहुत प्रासंगिक है नामकरण में कि तो ये फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मात्र सूचना देने के लिए। हम इंफॉर्मेशन के स्थान पर इंटीग्रल करते।
जैसे IIT ही ये रखा है आपने ना। जो प्रारंभ में कहा इनको हाँ, लेकर के, एक तो जो ये मानवीय तंत्र ज्ञान है, अब जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंजेस मानवीय जो बौद्धिक विकास है। भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कर रहे हैं, उसको तो हम बहुत सारा डेटा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को याद नहीं करना पड़े। हम जो कह रहे हैं कि बचपन के अंदर जो स्मरण के अंदर शक्ति है, बार बार अभ्यास कर करके जो पक्का होता है, कितना हम एक मनुष्य को ही हम इतना सारा डेटा दे सकते हैं कि उसके माध्यम से उसकी जो बचपन में दिया हुआ है, तो उसकी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग जो बनती है वो बड़ी अद्भुत प्रकार की बनती है। तो उसको तो हमने इस पूरे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें कर दिया। फिर हम रोबोटिक आर्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन मानवीय बाहुबल पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, प्राण शक्ति पर तो हम कर ही नहीं रहे। ये जो जितने भी हैं उसके मूल में जाकर के, और ये आपने जो ये टेक्नोलॉजी कहा, ये इंटीग्रल जो टेक्नोलॉजी है वो इसको मिलाकर के इसको बहुत अच्छे व्यवस्थित प्रकार से परिभाषित, और जैसा ऋषभ सेन जी ने कहा कि एक अच्छा फ्रेमवर्क हम हमारी परिभाषाओं में इसका बनाए, और एक चाहे छोटा 10-15 पेज का ही इसका हमारा डॉक्यूमेंट, कुछ इसके चित्र वगैरह ऐसे विकसित किए जाएं, डायग्राम ऐसा बना लें हम कुछ की भाई ये सीक्वेंस है, इसके मूल में ये है, इसके मूल में ये। जब तक मूल नहीं सुधारेंगे या पिछला नहीं सुधरेगा तो हमारी चक्रीय व्यवस्था पूरी बनेगी नहीं। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। इसको लेकर के आज जैसे आपने हमारे अध्ययन के रूप में ही इस विषय पर चर्चा रूप में, जैसे आपने कहा कि भाई चर्चा, लेकिन की रोल प्लेइंग आपकी रहेगी, तो ऐसी की रोल प्लेइंग के साथ में हम सिर्फ इस तंत्र ज्ञान पे ही नियमित रूप से बैठ करके इसका कुछ न कुछ फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। अभी की जो समाज की मानसिकता और जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी मानसिकता जहाँ पे प्रभावित होती है, उसमें ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जहाँ पे आके वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, और फिर वो कितना ही ज्ञानात्मक पक्ष हो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सही, हाँ। मैंने इसको लेकर के बहुत अच्छे से हम बैठेंगे तो चर्चा में इतना हमारे निकलेगा। जैसे हमने अभी गोष्ठी के रूप में इस चीज को सारों को लेकर के किया, इस विषय मात्र को लेकर के हम गोष्ठी 2 दिन 3 दिन बैठे, और उसका 3 दिन बाद में 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया। तो वो एक तरीके से हम इसको भारतीय स्वरूप के अंदर हम कैसा सोचते हैं, बिल्कुल सही, एक प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो सकता था। पर इसमें सामूहिक चिंतन से ही उसके प्लस माइनस निकलेंगे, और लगातार सिर्फ इसी विषय पर सोचें तब होगा। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है आज की इस कक्षा से भी, और चारों ओर की परिस्थिति को जोड़ करके जो देख रहे हैं आज। मैं अभी हमारा जो बुद्धि का क्षेत्र है ना, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। लोगों को इंटेलेक्ट के बारे में, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये विषय ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है। कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोस्ट अनइंटेलिजेंट, ऐसा करके हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। अरे क्या बुद्धि क्या है, बुद्धि किसको कहते हैं, बुद्धि के, अच्छी बुद्धि के लक्षण क्या है, बुद्धि विकास किसको कहते हैं। आज तो बुद्धि विकास नाम की चीज ही नहीं रही। बहुत बुद्धिमान है ऐसा तो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा किसी के बारे में हम कहते हुए सुनते ही नहीं है किसी को। अरे हाँ यार, ये बुद्धिमानी का काम है, आता ही नहीं है विषय। आपको क्या आश्चर्य नहीं लगता कि हम बुद्धि का शब्द ही नहीं सुनते हैं? कुछ बुद्धि है कि नहीं, ऐसा भी नहीं बोलते किसी को। हाँ, बहुत बुद्धिमान है, हाँ ये बात बुद्धिमानी की है। तो ये क्या है, ये मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक है कि बुद्धि के बारे में हम बिल्कुल ही जागरूक नहीं है। जैसे मन के बारे में नहीं है, ऐसे ही बुद्धि के बारे में भी नहीं है जागरूक। कि अंततोगत्वा बुद्धि कहते किसको है, बुद्धि विकास क्या है। हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते तो हैं सब, जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ऐसी बात तो करते हैं, फिर व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट समझते ही नहीं है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है इतने फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, सारे प्रश्न हैं कि हम जो अभी जो चर्चा करते हैं ना सारी क्लासरूम टीचिंग की और पंचपदी की, पंचकोश की, ये तो बिल्कुल बच्चे साबित हो जाएंगे इसके सामने। वो तो कुछ नहीं ऐसा लगने लगेगा, वो तो बाल बुद्धि के सारे खेल हैं, ऐसा लगेगा कि जितने भीषण पद्धति से ये ज्ञान क्षेत्र पर आक्रमण है, बाद में संस्कार क्षेत्र पर है, बाद में स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। स्वास्थ्य मनुष्य का और प्रकृति का, प्रकृति का स्वास्थ्य माने पर्यावरण, पर्यावरण, मनुष्य का स्वास्थ्य माने स्वास्थ्य, इसके ऊपर आक्रमण है। समृद्धि पर आक्रमण है, पूरे यूनिवर्स पर आक्रमण, ये नष्ट करने की ओर ही जा रहे हैं सब। और उसको विकास कह रहे हैं। वाक्य तो हम बहुत सुनते हैं, विनाश को हम विकास कह रहे हैं। इसी का ये एक्सप्लोर करो कि ये है क्या और कैसे ये हमारे माध्यम से हो रहा है, करोड़ों लोगों के माध्यम से ही तो हो रहा है। लाखों करोड़ों बच्चों को सिखा रहे हैं, लाखों अध्यापक इसमें काम कर रहे हैं, हजारों कानून इसके पक्ष में बने हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बन रहा है, इसी में रिसर्च हो रहा है। किसमें? विनाश की दिशा में रिसर्च हो रहा है। एजेंट्स कौन है? एजेंट्स तो पढ़े लिखे लोग हैं। विक्टिम्स कौन है? करोड़ों लोग इसके विक्टिम्स हैं। केवल भारत के नहीं, मैं तो समझती हूँ कि भारत में तो ये प्रश्न सबसे कम है। अभी भी हम अमेरिकनों से तो ज्यादा सुखी हैं, अमेरिकनों से तो ज्यादा स्वस्थ हैं, अमेरिकनों से तो ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धि कुछ ठिकाने हैं अभी, उनकी तो है ही नहीं ठिकाने, बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, ठिकाने की बात ही कहाँ रही। और बुद्धिमान बात इसमें लोग और है, हाँ ताई इसमें ये हम बहुत कुछ ये चीजें हम भूटान से सीख सकते हैं। वो उसने अपने आप को बहुत सी चीजों से दूर रखा। इतना अच्छा उदाहरण हमारे एकदम पास में है और हमारे हाँ एक तरीके से हमारा ही हिस्सा है। हाँ तो हाँ भूटान में ऐसे तो बहुत से हमारे को मिल हाँ, जाएंगे, वो इस आपाधापी में पड़ता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं है और सुखी है। भूटान ने जो आप उदाहरण दे रहे हैं, वो भूटान ने एक काम किया अपने आप को दूर रखने का, परंतु भारत अफोर्ड नहीं कर सकता दूर रहना, क्योंकि उसका दूसरा पक्ष है अब इसका विकल्प देना। वो भूटान की शक्ति नहीं है। भूटान अपने आप को दूर रख सकता है, भारत अपने आप को दूर, एक तो प्रैक्टिकली, मैं व्यावहारिक दृष्टि से कहती हूँ कि नहीं रख सकता, क्योंकि देश के लोगों की और शासकों की मनस्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए अपने आप को दूर नहीं रख सकता। और दूसरा, विकल्प कौन देगा? विकल्प तो भारत को देना पड़ेगा। तो शुरुआत हो सकती है, अपने आप को दूर रखो, अपने आप को बचा कर रखो। इंटरनेशनलिज्म का क्या होगा? देश के विश्व के कितने देशों के साथ हमारा इंटरेक्शन चल रहा है, लेन देन का व्यवहार है, आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में। भारत हैज टू प्ले द की रोल। वो उसको तो दुनिया भी डिनाई नहीं कर सकती, हम भी डिनाई नहीं कर सकते। तो जो अभी मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में कहा, वही साइंस के बारे में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने ले पढ़े हैं ना हम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो इंडियन साइंस
ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ बोल रहे हैं। तो साइंस भी, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंस, दोनों में ही बहुत बड़ी बात है इंडियन साइंस। और बाकी मैनेजमेंट और कल्चर ये सब तो इसके सामने बच्चे हैं, बिल्कुल वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और साइंस का क्षेत्र है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो कॉर्पोरेट सेक्टर का आएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये जो हम आपने पहले भी बोला आज कि सभी के पास रोजगार होगा, ऐसा करके भी एक वाक्य हमने बोला। ने आज ये जो इंजीनियरिंग और साइंस का इतना बोलबाला है वो इसीलिए ही है क्योंकि ये इंडस्ट्री और कॉरपोरेट से कितना जुड़कर और ये एक माध्यम बन गया है प्रभुत्व कायम करने का अर्थ क्षेत्र में। तो आज आप देखोगे कि जब जो ये इंजीनियरिंग करते हैं सभी लोग, तो ये जब इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स थोड़ा कम हुए हैं। कम क्यों हुए हैं? क्योंकि सब जगह ऑटोमेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, तो जॉब्स अपने आप कम हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या जो ये इसमें रुचि तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने जीवन का रास्ता या अर्थोपार्जन का एक माध्यम साइंस और टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ऐसे लोगों की संख्या स्वतः ही कम होगी। लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं उसको हमको अर्थार्जन के साथ भी जोड़ना ही चाहिए। जोड़ना ही चाहिए। माने टेक्नोलॉजी से इकोनॉमिक क्षेत्र में कितना भूचाल हो गया है वो भी देखना होगा हमको। तो ये टेक्नोलॉजी का विषय ऐसा है कि जिसका संबंध इकोनॉमिक्स के साथ है, स्वास्थ्य के साथ है, पर्यावरण के साथ है, संस्कृति के साथ है, बुद्धि और मन के साथ भी है, और सामाजिकता के साथ भी है। टेक्नोलॉजी ने इतने क्षेत्रों पर अपना विनाशक प्रभाव डाला है। वो हम ताई बोलते हैं ना कि आजकल हर चीज कॉर्पोरेटाइज हो रही है, तो इसका कितना बड़ा खतरा है कि जब अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी बोले तो जो इंडियन टेक्नोलॉजी को अगर कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो वो अपना महत्व खो देगी। तो बिल्कुल ही खो देगी, वो इंडियन नहीं रहेगी। इसलिए जब उसका हम अर्थ विस्तार करेंगे तो वह इंडियन ही नहीं रहेगी यदि कॉर्पोरेटाइज होगी। तो ये भी उसमें आएगा। अभी एक रिसेंट जो आईआईटी के डायरेक्टर्स हैं उन लोगों का कुछ हुआ था। उनका लक्ष्य ये था कि आईआईटी में अभी जो रैंकिंग निकलता है, एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं उसके 99% स्टूडेंट्स आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो बाकी ये मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इसमें कोई बच्चे नहीं जा रहे हैं, या कोई मटेरियल साइंस के लिए हुआ। तभी वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ये डुअल डिग्रीज दें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा उसके साथ डेटा साइंस होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, सो दैट जो बच्चे हैं वो अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर को छोड़ के बाकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी लें, तो उसमें भी कुछ होगा। ऐसे करके उनके बीच में ये चर्चा चल रही थी अभी। ये क्या होता है कि जो हम बुद्धि कहते हैं ना, उस क्षेत्र का ये जो है कि हमारा शरीर पर फोड़े फुंसियां बहुत हुई है, उसका इलाज करने के लिए अभी यहाँ ये हुआ है तो पेन किलर, उसको वो रिलीफ वाला ये लगा दो, ऐसे उसका कारण है रक्त अशुद्ध हुआ है। तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाने का इलाज होना, यहाँ तक बात ही नहीं जाती है। फिर ये जो उपाय बता रहे हैं ना कि कंप्यूटर साइंस के साथ मैकेनिकल का भी लालच दो, उसको कुछ लालच दो ताकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी करे या सिविल इंजीनियरिंग भी करे या करे, वो तो ठीक है, वो होशियार विद्यार्थी उसके भी रास्ते निकाल लेंगे।
और ऐसे ऐसी बातों में ये डायरेक्टर स्तर के लोग उलझे रहेंगे तो फंडामेंटल्स के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अभी देश भर में IKS का यही हो रहा है। मैं भी एक वार्तालाप हुआ था, उसका उदाहरण बता रही हूँ। IKS के अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर गंटी मूर्ति, तो हमारी गोष्ठी में आते रहे हैं, यहाँ भी आए हुए हैं। मैंने उनको सुझाव दिया कि आपका IKS का जो सारा विभाग है उसके आप 2 विभाग करिए। एक विभाग में आप ये 2 दिन के सेमिनार और 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम और विभिन्न विषयों में सामग्री तैयार करना, और वो टेम्पोरल जितना भी है तत्काल करने का, क्योंकि आपको बजट पूरा करना है और कार्यक्रम दिखाना, ये करिए। लेकिन 50%, आधा हिस्सा बजट, आधा हिस्सा लोग, आधा हिस्सा समय, ये ऐसे फंडामेंटल स्टडीज के लिए या रिसर्च के लिए करिए कि जय उदाहरण के लिए भारतीय मनोविज्ञान, तो भारतीय मनोविज्ञान अथ से इति आप पूरी संस्था का मनोविज्ञान डिपार्टमेंट का रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइए, फंडामेंटल रिसर्च इन इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान। भले 5 वर्ष इसमें लगे, लेकिन आप पूरा अर्थ से इति एक वर्तमान समय में उपयोगी ऐसा, माने प्रेजेंट रेलेवेंस, उसके साथ भारतीय मनोविज्ञान की प्रस्तुति करेंगे। तो ऐसा कुछ सभी क्षेत्रों में करने की आवश्यकता है। IITs भी ऐसा कर सकती हैं, IIMs भी कर सकती हैं। वो 2-4 क्रेडिट का भारतीय मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन भगवत गीता, ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। वो तो भगवत गीता को भी खा जाएंगे, मैनेज कर लेंगे। अभी नया शब्द प्रचलित आया, वैदिक साइंस, वैदिक टेक्नोलॉजी। हमारे वैदिक चाइल्ड क्या वैदिक प्रेगनेंसी, क्या फालतू की बातें। वैदिक शब्द जुड़ गया तो हो गया सब। मार्केटिंग है तय, मार्केटिंग बिल्कुल शुद्ध। तो वे मार्केटिंग में भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, प्रसाद की भी मार्केटिंग, दर्शन की भी मार्केटिंग। अभी तो क्या क्या यज्ञ हो रहे हैं ऑनलाइन, बस आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, आपके बदले में हम यज्ञ कर देंगे, 2 शनिवार की यज्ञ कर देंगे, आपको पार्सल से प्रसाद भेज देंगे और आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। क्या क्या चल रहा है देखो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे ना, तो फिर ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। अब इसके लिए क्या होता है, IITian बनने के लिए आपको कम से कम 15 वर्ष पहले पढ़ना पड़ता है, 15 वर्ष देने पड़ते हैं, तभी आप IITian होते हैं। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आप कितने वर्ष पढ़ाई अलाउ करेंगे? अभी आचार्य बनने के लिए 6-7 वर्ष से हम प्रयास कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कितना हम समय अलॉट कर रहे हैं इसके लिए, कितनी शक्ति अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो पाश्चात्य विद्या ने हमको चारों ओर से ऐसी सीखचों में बंद कर दिया है कि आप भारतीय के लिए ना समय दे पा रहे हैं, ना शक्ति लगा रहे हैं, ना बुद्धि लगा रहे हैं, ना हमारे सामने कोई ऐसे क्षेत्र हैं। तो ये जो शोकांतिका है ना, दिस इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। आप 3 वर्ष के बच्चे के मस्तिष्क में डाल रहे हैं, क्या बनूंगा, AI एक्सपर्ट बनूंगा। तो वहीं से उसका इसी क्षेत्र की तो शिक्षा शुरू हो गई। क्या बनेगी, डॉक्टर बनूंगी, हो गया। वो अभी डॉक्टर शब्द बोलना भी नहीं आता और संस्कार हो रहे हैं, डॉक्टर बनना है। फिर ऐसी कठिन कंपटीशन में जाना, जहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता।
और फिर डॉक्टर बनने के बाद कितनी प्रतिष्ठा का विषय, डॉक्टर बन गई। तो जो आपने उदाहरण दिया वो पूजा, ऑनलाइन पूजा का, हाँ आजकल मैंने काफी समय से एक टर्म यूज करते हैं, हाँ आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। हो तो वर्चुअल उसमें रियलिटी। हाँ, तो उसमें तय जैसे हम तो कैसे टेक्नोलॉजी पे काम देखा है, करते भी थे कि वो और आजकल तो बच्चों को दिखाते हैं, मेले में लेके जाते हैं या ऐसे लेके जाते हैं, वो आंख पर वो एक फोन लगाकर या एक डिवाइस लगाकर, तो आप तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज की बात होती है कि आप घर में बैठ के क्रिकेट मैच ऐसा देखेंगे कि जैसे आप स्टेडियम में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ही आप घर में बैठ के वो पूजा ये एक्सटेंड कर रहे हैं, ये इंडियन टेक्नोलॉजी का कॉर्पोरेटाइजेशन है एक रूप में। जो ऑनलाइन पूजा है वो है तो पूजा तो इंडियन है, लेकिन वो कॉर्पोरेटाइज हो गई, या टेक्नोलॉजी का उसका बैप्टिज्म जिसको बोलेंगे ना, बैप्टिज्म हो गया अभी उसका वो। बिल्कुल बिल्कुल आभासी, एकदम आभासी हो गया सब। मैंने वो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं, आप तो बाद में रिकॉर्डेड पूजा भी देख सकते हैं क्या। और हमारे कितना विकास हुआ है देखो, अब हमें कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आकाश के ग्रह तो मान ही जाते हैं और हमारे पर कृपा ही कर देते हैं। हाँ ठीक है, फिर आप इस लाइन पर अब चिंता और चिंतन शुरू करो, और ऐसे कितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बदल जाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, ऐसा एक लेख लिखो, एक चीटी का अंक ही इसका बन सकता है, बताओ। वो विश्वक सेन जी का विषय तैयार हो गया है। अच्छा, इसलिए अभी उनके आवाज में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। देख, तो हम है, हाँ चलो समय हो गया, ठीक है। भाई एक बात और जोड़नी है। हाँ बोलो। हाँ, जैसे अभी विश्वक सेन जी का विषय हमने सामूहिक चर्चा में लिया है ना, ऐसे हम सभी के विषय चर्चा में ले सकते हैं। देखा इसको कहते हैं इंडियन बुद्धिमानी। जैसे ये निकला ना भाई, ये बड़ा अद्भुत निकला कि इसको एकात्म मानव तंत्र ज्ञान और विज्ञान, हाँ पूरे में से जो हम आज के पूरी चर्चा का ये बहुत अच्छा रहा जी। इसको बुद्धिमानी का एक एस्पेक्ट है चतुराई, ये हम चतुर तो हैं। हाँ ठीक है, फिर हम इस विषय पर आगे भी बढ़ेंगे। तो पूर्ण करें मनु जी। जी ताई, 7:02 हुए हैं ताई। ओहो।